वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपके साथ एक अच्छी और इत्मीनान बख्श खबर शेयर करते हैं कि मुल्क में बुजुर्ग शहरियों की माली इमदाद से मुतालिक हुकूमती बिल कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद अब ज़ेली कमेटी सिफारिशात मरकजी कमेटी को भिजवाएगी। बिल के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद में बुजुर्ग शहरियों को मराअत और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और दारुश्शफ़क़त के नाम से एक ओल्ड एज होम बनाया जाएगा जिसमें मेडिकल सहूलियात और तफरीह फराहम की जाएगी। बिल में कहा गया है कि 60 साल से ज़्यादा के शहरी ओल्ड एज होम के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे, जबकि बुजुर्ग शहरी म्यूज़ियम, लाइब्रेरीज़ और पार्क्स में मुफ्त जा सकेंगे। और इस बिल के मुताबिक हुकूमत मुस्तहिक बुजुर्गों की माली मदद करेगी और इलाज भी कराएगी। अद्वियात, मेडिकल आलात, लेबॉर्ट्रीज टेस्ट और फिजिशंस की फ़ीसों पर 20% इनको रियायत भी होगी और 20% डिस्काउंट तमाम निजी और सरकारी इदारों पर लागू होगा। और इसके अलावा एयरलाइंस, रेलवे और सरकारी ट्रांसपोर्ट पर भी बुजुर्ग शहरियों को 20% रियायत मिलेगी। सीनियर शहरियों के लिए खुसूसी फ़ंड कायम होगा जिसमें हुकूमत सालाना 5 करोड़ रुपए देगी, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए सीनियर सिटीजन काउंसिल बनाई जाएगी जो कि बुजुर्ग शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर उमूर सरअंजाम देगी। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि निजी अस्पतालों में गफलत से बुजुर्ग शहरी की अस्पताल पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकन ज़ेली कमेटी बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर महरीन। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर महरीन, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि बुजुर्ग शहरियों के लिए पाकिस्तान में बड़ा कम काम देखने पे है और ख़ास तौर पर सरकारी सतह पे तो बिल्कुल ना होने के बराबर इक़दाम नज़र आते हैं। कुछ इस हवाले से तफसीलात बताइएगा, मज़ीद क्या कुछ है इस बिल में? जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है ताकि पब्लिक को अवेयर हो सके। इस मौके पे मैं यकीनन शुक्रिया अदा करूँगी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उनके पास जब भी इस किस्म की लेजिस्लेशन आती है कमेटी के अंदर तो यकीनन वो चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और कानून साजी वंस होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। कोशिश हमें ये करनी चाहिए ताकि उनमें जो भी मामलात हैं वो प्रॉपर एड्रेस हो सके। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो मोहसिन डावर साहब हैं। मैं उनके साथ रुकन हूँ उसमें और हमारी 2 और मेंबर्स भी उसमें शामिल हैं। तो हमने ये डे बिफोर यस्टरडे ये बिल हमने डिस्कस किया जिसका नाम है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सीनियर सिटीजन एक्ट। डॉक्टर साहब, यानी कि इसका मतलब है ये बिल सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए है, मुल्की सतह पर अभी इसके नफाज के वाले से कुछ किया नहीं जा रहा? नहीं, इसमें फॉर्चुनेटली ये है कि इस्लामाबाद टेरिटरी से पहले पाकिस्तान के 3 सूबे ये बिल बना चुके हैं जिसमें 2014 में सूबा सिंध ने ये बिल बनाया और वो नाफिजुल अमल है और उसके बाद KPK ने 2014 में और 2017 में बलूचिस्तान ने ये बिल बनाया और जो सूबों के अंदर इस बिल का मसवदा जो है वो नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद में ये पहली दफ़ा हो रहा है। मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि जब मैं इस बिल के लिए तैयारी कर रही थी तो मैंने देखा कि 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो पाकिस्तान के कानून में जो हमारा आइन है उसमें पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं कि आर्टिकल 24(3) का ई कि हमें जो मेंटेनेंस है ओल्ड एज, जिनके पास जो बीमार हैं, जो इस काबिल नहीं हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको रियासत की जिम्मेदारी है कि उनका टेक केयर करें। तो इतने अरसा गुजर गया लेकिन वो चीज़ अभी तक नाफिजुल अमल नहीं हो सकी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमें हमारा काम तो कानून साजी करना होता है और हम लोग वो कर रहे हैं। लेकिन ये बिल काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर साहब, बड़े अच्छा इसमें एक जो मामला है वो रेलवेज़ और एयरलाइंस पे डिस्काउंट का मामला है। ये डिस्काउंट 20% रखा गया कुछ एयरलाइंस में या कुछ महकमों में तो ये ऑलरेडी तकरीबन 10% के करीब था। अब ये बताइएगा कि क्या इस डिस्काउंट का इतलाक भी सिर्फ इस्लामाबाद से जाने वाली फ़्लाइट्स पे या इस्लामाबाद से जाने वाली ट्रेनों पे होगा या ये पूरे मुल्क के लिए है कानून? जो इस्लामाबाद से जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर है तो इस्लामाबाद से ही जो चीज़ें बरातें मिलेंगी वो इस्लामाबाद के थ्रू मिलेंगी। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं
کہ گریونس کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. گریونس کمیٹی میں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ریگریسل کمیٹی کو بھیجیں گے اور ریگریسل کمیٹی جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے, اور وہ جو کاؤنسل ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے وہ 50,000 کی پینلٹی ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں. صحیح, چلیے بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب اس حوالے سے قانون سازی کی جانے جا رہی ہے, اس کے بعد پھر امپلیمنٹیشن پہ بھی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کتنا کام ہوگا. اس کے بعد مانیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر میرین ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور یہاں پر ہم لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک. ہمارے گا کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں ہم ایک بالکل دوسرے کو بھی اور آپ کو بھی. ہاں. اور خواتین حضرات, بڑا اہم معاملہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پہ بچوں کی مائیں, بچوں کے والدین بڑے پریشان ہیں بچوں کے بیگوں کی وجہ. ایون جب ہم بھی بچے تھے اور جب ہم اسکول جاتے تھے تو یاد ہے کہ پتہ کتنا بڑا بھاری جو بیگ ہے وہ پیچھے کندھے پہ لادنا پڑتا تھا, اور اس کی وجہ سے سارا دن تو بیچاری امی کندھے دباتے جو ہے نا وہ بھی بیچاری تھک جاتی تھی, کیونکہ کافی زیادہ اپنے وزن سے بڑا تو ہم نے بیگ اٹھایا ہوتا تھا. اور یہ دیکھا جائے تو بچوں کی اسپائن کے لیے, بچوں کے لیے صحت کے لیے, بچوں کے پوسچر کے لیے شفاعت بڑا نقصان ہے. مدیحہ, وی ول ناٹ بلیو دس, کچھ عرصہ پہلے مجھے کمر میں تکلیف ہوئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا, تکلیف بہت شدید تھی. اس نے کہا کہ جناب یہ تکلیف اس وجہ سے, اور اس میں ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ بچپن میں جو آپ کا اسکول بیگ تھا وہ شاید بہت زیادہ بھاری تھا, جس کی وجہ سے اب آپ کو کمر میں تکلیف ہوئی. روٹ کاز دیکھیں کتنا پرانا ہے. روٹ کاز یعنی وہ بیسک میں جب وہ کمر جو بیگ آ گیا نا جی, تو اس بیگ نے پھر وہ کمر کی تکلیف دی ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے جن کو نہیں پتا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اس چیز کا ادراک کر رہی ہے, خیبر پختونخوا کی لیڈ لے گئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. بالکل جی, اور انہوں نے انقلابی اقدام کرتے ہوئے اس کے خلاف قانون سازی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے, اور اسکول بیگز کے وزن سے متعلق مجوزہ قانون تیار کیا گیا ہے, جس کے تحت نرسری جماعت کے بچوں کے اسکول بیگز کا وزن, آپ لوگ تمام ترمایہ غور سے سنیں, 1.5 کلو گرام. پہلی جماعت کے اسکول بیگز کا وزن 2.4 یعنی کہ 2.5 کلو, جبکہ دوسری سے 5ویں جماعت کے اسکول بیگز کا جو وزن ہے وہ 2.5 سے 5.3 یعنی کہ 5.25 کلو گرام تک ہوگا. اور اسی طرح جو 6ٹھی سے 10ویں جماعت تک کے اسکول بیگز کا جو وزن ہے وہ 5 یعنی کہ 5.5 سے 6.5 کلو. اور پھر جو 11ویں اور 12ویں جماعت کے اسکول بیگز میں جو کالج ان کے بیگز ہوں گے ان کا جو وزن ہوگا وہ 7 کلو گرام تک رکھنے کی تجویز دی گئی ہے, اور اس کی خلاف ورزی پر ہوگا فائن بھی. جی جناب, اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم شہرام خان ترکئی صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. شہرام صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑی زبردست اچیومنٹ ہے اور بڑا زبردست اقدام ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ہم مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہ بچیوں کے اور بچوں کے یعنی لڑکوں کے اور لڑکیوں کے وزن میں ان کی فزیک میں فرق ہوتا ہے, لیکن بڑی ایج میں ان کے بیگز کے وزن میں اتنا فرق نہیں ہے. یہ کیسے ہے؟ شفقت, ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کے لیے جتنے بھی والدین, شفاعت ان کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے, خوشی کا دن ہے. میں خود بھی ایک والد ہوں, اور امپورٹنٹ ہے, میری بیٹی کچھ 3 دن پہلے, 3 نہیں بلکہ ہفتہ پہلے, ان کا بیگ سنڈے کو تیار کیا گیا تھا, تو ان کو کہہ رہی تھی کہ بابا اس کو اٹھا کے مجھے ذرا کندھے پہ ڈال دے, میں نے صبح سویرے جانا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نہیں اٹھا سکتی, وہ بندہ اٹھا لے گا. کہتے نہیں, میں خود ہی اٹھاتی ہوں, ذرا اوپر رکھ لیں, میں اٹھا لیتا ہوں. تو وہ سائز کو دیکھتے ہوئے مجھے خود احساس ہوا. تو کل جب قانون کیبنٹ سے پاس ہو رہا تھا, وہ تو خیر اسلام آباد ہیں, لیکن ایکسائٹیڈ تھا کہ سارے بچوں کو ریلیف مل رہی ہے. فرق ہے بچوں اور بچیوں میں, لیکن جو ایکسپرٹس ہیں, یہ انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے, آسٹریلین ہے اور باقی, وہ اسپیسیفکلی اس پہ اسکول بیگس پہ وہ ان کی ایکسپرٹی ہے, وہ اسٹڈیز کرتے ہیں, وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بچوں کا کیا وزن ہونا چاہیے, کس ایج پہ کتنا وزن ان کو لے جانا چاہیے, کریکولم کیا کہتا ہے, اور ان کی فزیک یا ان کا, تو اس کو ڈٹرمن وہ باقاعدہ اسٹڈی کی ہوئی اور اس کے مطابق اس کو کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ فرق لڑکے لڑکیوں کو اس میں نہیں ہے, جو ہے وہ آلریڈی ڈٹرمن کیا گیا ہے. اس لیے شہرام صاحب بولا گیا کہ 15% آف یور باڈی ویٹ جو بچوں کو جو بیگز ہونا چاہیے وہ تقریباً 15% ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ بتائے گا کہ پاس تو ہو گیا بھائی, اس کا اطلاق کب سے شروع ہوگا؟
یہ تو جی کیبنٹ سے ابھی پاس ہو گیا ہے الحمدللہ. اسمبلی سے انشاءاللہ آنے والی اسمبلی میں اس کو ہم اس سے پاس کروا لیں گے, اور جیسے ہی پاس ہوگا امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. اس میں مدیہ میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پچھلے سال سے انسٹرکشنز دے دی تھی کہ اس کو آپ کنٹرول کریں, اس کو آپ کم کریں. تو ہمارے ہاں کچھ گزارا ہے, 100% شاید نہ ہو, لیکن قانون بننے سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ 100% ہو جائے گا. اس میں پھر اگر آپ وائلیشن کریں گے, لت سے سرکاری اسکول ہے, اگر انہوں نے وائلیشن کی بچوں کا وزن بڑھایا بیگز کا, تو END رولز کے خلاف ہیڈ کی جو کلاس ہیڈ یا اسکول ہیڈ ہے اس کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. یہ چیک کیسے کیا جائے گا کہ جو اسکول کے بچوں کے جو بیگز کا وزن ہے وہ کتنا ہے؟ یہ پیرنٹس چیک کریں گے اور پھر کوئی ایسی ہیلپ لائن ہوگی جس پہ وہ کال کر کے آگاہ کر سکیں؟ بالکل پیرنٹس چیک کر سکتے ہیں. آپ کی میڈیا کے تھرو ہم ان کو اویئر کریں گے کہ آپ کے اسکول کے بچوں کے بیگز کا وزن اتنا ہونا چاہیے. پرنسپل کی یہ رسپانسبلٹی ہے, کلاس ٹیچرز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مانیٹر کریں اور وہ دیکھیں. ان کے ساتھ بیسیکلی ایسا ہوا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اپنی جگہ پہ ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پرائیویٹ سیکٹر اور باقی آرگنائزیشنز اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارے مل کے کولابوریشن کے ساتھ انہوں نے ایک سروے کی. انہوں نے باقاعدہ اسکول گئے, ایک کتاب کو انہوں نے ویٹ کیا, اس کی گرامج کو, اس کی کریکولم کو, کہ کون سی کتابیں کون سے دن روزانہ پڑھائی جاتی ہیں, کون سی کتابیں الٹرنیٹیو دن پڑھائی جاتی ہیں. وہ سارا پھر بیگ کا وزن کیا گیا, کتابوں کا, بیگ کا, تب جا کے یہ ڈٹرمن ہوا. یہ اسٹریٹ اوے انہوں نے اٹھا کے نہیں کیا, باقاعدہ اس پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. تو اس کے لیے آبویسلی اب جیسے ہی قانون امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا, ڈپارٹمنٹ اس کی انشور کرنے کے لیے سٹیپس بھی لے گا انشاءاللہ. بہت ہی زبردست اقدام ہے شہرام صاحب, اور خیبر پختونخوا حکومت بلا شبہ اس حوالے سے داد تحسین کی مستحق ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. شہرام خان تھی وزیر تعلیم خیبر پختونخوا حکومت, ہمارے ساتھ موجود تھے. زبردست اقدام ہے, لیکن مدیہ آپ کو پتہ ہے اس اقدام میں کرام میں سب سے بڑا ہرڈل کون ہے؟ وہ والدین جن کے لیے پشتوں میں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں, جن کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے نا, ہیبتیں کہتے ہیں ہم ان کو, کہ ان کے اوپر اپنے بچوں کی تعلیم کی ہیبت طاری ہوتی ہے. وہ 8 پیریڈز ہیں, اگر اس کے وہ کم کتابیں لے کے جائے گا اس کا مطلب وہ پڑھے گا کم, اور پھر وہ بچوں کے اوپر ایک اور پریشر, اور اسکول انتظامیہ کے اوپر پریشر. ایسے والدین کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے بچوں یہ والدین دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی تو ہم زینب اور مروہ کی ٹریجڈی سے باہر نہیں آ سکے تھے کہ ایک اور زینب جو ہے وہ بھیڑیوں کا شکار بن گئی, ایک اور بچی وحشی درندوں کا نشانہ بنی, اور یہ افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا چارسدہ میں, جہاں پر 2.5 سال کی زینب کو درندوں نے نوچ ڈالا, اس کو اغوا کیا اور اس کے ریپ کے بعد اس بچی کی جان لے لی اور پھر اس بچی کو جنگل میں پھینک دیا. جانوروں کی طرح بچی کا پیٹ اور سینہ بھی چھری سے پھاڑ دیا. میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے. ڈی این اے کے لیے جو نمونے ہیں وہ خیبر میڈیکل کالج اسپتال پشاور بھیج دیے گئے ہیں. زینب کل 1 بجے لاپتہ ہوئی, لاش 16 گھنٹے بعد کھیتوں سے ملی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش کہتے ہیں کہ ڈی این اے کا انتظار ہے, ملزمان کو جلد گرفتار کر کے عبرتناک سزا دیں گے. بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے حوالے سے پشاور کے تھانہ داؤدزئی میں دوسری ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی. اور آئی جی کے پی ثناء اللہ عباسی کہتے ہیں کہ چارسدہ میں بچی سے زیادتی اور قتل کا واقعہ بڑا دردناک ہے. سائنٹیفک طریقے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور فنگر پرنٹس اور ڈی این اے بھی لیے جا رہے ہیں. ڈی آئی جی نے بتایا ہے کہ لاش گڑھے سے ملی ہے. ڈی پی او نے بات بھی کیا اور آر پی او سے بھی بات کی ہے. یہ بڑا دردناک واقعہ ہے. زمین پہ کھیت تھا, اس کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی, جو مجھے ڈی آئی جی صاحب نے بتایا ہے. باقی سائنٹیفک ہم کر رہے ہیں انویسٹیگیشن, فنگر پرنٹس بھی لے جا رہے ہیں, اور باقی چیزیں میں ڈی این اے ٹیسٹنگ بھی کرائی جا رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ابھی. شفاعت, اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم کبھی کوئی اکا دکا ایسا واقعہ سنتے تھے, ابھی ہم نے مروہ پہ شو کیا, اور اب آج یہ بچی جو زینب ہے صرف 2.5 سال کی, اور آپ چیک کریں کہ
وہ درندے مطلب مجھے لگتا ہے وہ درندوں کی بھی توہین ہے ایسے بے شرموں کو درندہ کہنا کہ جنہوں نے بچی کا ریپ کیا، اور اس کے بعد 2.5 سال کی بچی کتنی ہوتی شفاعت، چھوٹی سی بچی، اور اس کے بعد اس کا سینہ، اس کا پیٹ تمام تر چاک کر دیا. یہ میرے خیال سے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ہم کتنی جلدی ان تک پہنچتے ہیں. یہ صرف اس زینب کی بات نہیں ہے، ہماری جتنی بھی زینب بچیاں ہیں، ہماری جتنی بھی مروہ بچیاں ہیں، جب تک ان بر وقت سزا نہیں دی جائے گی نا، آگے معاملات حل کی طرف نہیں جائیں گے. مدیہ نہ صرف یہ کہ بر وقت سزا بلکہ معاشرے کی اصلاح بہت جو بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے، اب اس کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے. معاشرے کو اس افریط سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور شبات سوسائٹی کو میرے خیال سے کردار جو ہے وہ اپنا نبھانا پڑے گا. اپنے آس پاس اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے گھر میں کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے پڑوس میں کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اس کی نیت پہ شک ہے اور آپ کو اس پہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کسی نہ کسی سے شیڈی کام میں ہے، تو ضرور پلیز آگے رپورٹ بھی کریں. کیونکہ شبات ہوتا یہ کہ ہم اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو مولیسٹ کریں، لیکن ہم ایکشن کو نہیں لیتے کہ بھائی ہمارا بچہ تھوڑی ہے. ایگزیکٹلی جی. اور چونکہ معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ شے پکڑتے ہیں، اور خاص طور پہ وکٹم بلیم معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ مزید شے پکڑتے ہیں. ہمیں اس طرز عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. یہی نام ہے پروگرام؟ بالکل شباب یہی نام ہے. وہ ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب آٹے کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے تو انسان کی وہ دماغی حالت ویسے برقرار کیسے رہ سکتی ہے. 1 کلو آٹا 15 روپے شفاعت، مطلب 1 2 3 نہیں 15 روپے ٹھا کر کے کلو اضافہ ہوا. یس. اور کیا آٹا، کیا چینی، کیا ٹماٹر، کیا پیاز، کیا ادرک، کیا لہسن، کیا گوشت، کیا چکن، کیا انڈے، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. کیا کریں پھر، کیا مطلب کیا کھائیں ہم؟ بس ایسے موقع پہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتے ڈاواں. کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ذرا قیمتیں جو ہے نا وہ قابو میں آ جائیں تو غریب بندے کا گزارا ہو جائے گا، ورنہ غریب بندہ جو ہے وہ تو یہ کب ہوگا شفاعت؟ بڑے نوٹس بڑے لیے ہیں ہر چیز کے. چینی کے بھی چلو سمجھ آتی، چلو چینی یہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. نوٹس والی بات آتی ہے نا تو مجھے بابر رحمان صاحب کا جملہ یاد آ جاتا ہے، دہراتے نہیں ہیں یہاں پہ ایسی جو ہے نا کچھ لوگ. لیکن مجھے آپ کو پتا ہے مجھے نوٹس والی بات سے اکثر عامر لیاقت صاحب یاد آ جاتے ہیں، جب وہ بھی آ کے اسپیسیفکلی ہے کیونکہ بڑے مذاقیہ سے تو ہمارے شعبے پہ انہوں نے 3-4 بار آ کے اس بات نے مذاق بھی کیا. بٹ یس آئی بلیو اٹس اے ہائی ٹائم کہ اب عوام کے لیے کچھ کیا جائے، کیونکہ شفاعت جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نا، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عام جو بندہ ہے وہ کیسے زندگی افورڈ کر سکتا ہے. مطلب کوئی ایک چیز دیکھیں نا، ہم نے پھلوں کی بات بھی کر لی، آپ نے دال کی بات بھی کر لی، آپ نے پولٹری کی بات بھی کر لی، آپ نے سبزیوں کی بات بھی کر لی، ہم نے گندم کی بات بھی کر لی، ہم نے چاول کی بات. شفاعت چاول ابھی بچے ہیں؟ مجھے چاولوں کا نہیں پتا ابھی. چاول نہیں بچے. چاول نہیں بچے. چاول سیولا چاول کی قیمت جو ہے وہ 5 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 900 950 روپے کا ہو چکا ہے. کچھ جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ. بہت کچھ ہے جی، ساری چیزیں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی ڈسکس کریں گے. پہلے ٹاپ سٹوریز سناتے ہیں آپ کو. ٹاپ سٹوریز کے بعد پھر ذرا مہنگائی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے ذرا تفصیلی گفتگو کریں. جناب سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں. خانپور کے علاقے بستی بنگلہ میں 12 سال کا لڑکا زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. عبداللہ گزشتہ روز شام 4 بجے سے لاپتہ تھا اور اس کی جو لاش ہے وہ کھیتوں سے ملی ہے. زیر حراست ملزم پرویز نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور کہا ہے کہ بچے کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کیا گیا. شفاعت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے اب جو زیادتی کے جو واقعات ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی والے سے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے خانپور میں لڑکے کے زیادتی کے بعد قتل کا بھی نوٹس لے لیا ہے اور آئی جی پنجاب نے RPO بہاولپور سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے. گرفتار ملزم کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ خانپور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ ایک شخص نے 12 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا. مجرم گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. اور شفاعت وہی بات، آج ہم نے ایک بچی زینب کی بات بھی کی ہے جو 4 سدہ سے جس بچی کا تعلق تھا. خانپور سے یہ 12 سال کا بچہ ہے اور اب
اپنے بچوں کو لے کر، مطلب پہلے ہم نے دیکھا کہ جی پہلے لنک روڈ کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد خواتین گھروں سے باہر نکلتے ہوئے کافی زیادہ پریشان تھے، اور جو تواتر سے جو واقعات ہوتے جا رہے ہیں، کیا بچی کیا بچہ، جس طریقے سے ان کو ریپ کر کے بعد بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، یہ اب بہت خوفناک بات ہوتی جا رہی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں تحفظ اگر فراہم بھی کرے گا تو کون فراہم کرے گا. افسوسناک واقعہ، پے در پے ایسے واقعات اب رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ واقعات بار بار سامنے آ رہے ہیں، اور اسی نوعیت کا یہ واقعہ ہے جس میں یہ 12 سالہ بچہ جو کہ گزشتہ شام سے لاپتہ تھا، اس بچے کی لاش ملی، اور اس بچے کی لاش ملنے کے بعد پولیس نے ابتدائی کارروائی کے دوران ہی ملزم کو گرفتار کیا. ملزم نے ابتدائی تحقیقات میں ہی اعتراف جرم کر لیا ہے. اب بات کرتے ہیں اس معاملے کی جس کی ہم نے اس گھنٹے کے آغاز میں بات کی ہے، اور وہ ہے جناب آٹے کی قیمت. خاص طور پہ کراچی میں آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ. 15 روپے فی کلو تک آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے. بالکل، اور چکی کے آٹے کی پرچون قیمت 80 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہول سیل میں چکی کا آٹا 75 روپے کلو ہو گیا ہے. اسی طرح جو فائن آٹا ہے وہ 70 سے 72 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اور ایسے میں وزیر اعظم عمران خان نے چینی اور گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سخت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت گندم اور چینی کی وافر دستیابی کو ہر صورت یقینی بنائے گی. انہوں نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ گندم کی ریلیز کو مزید بڑھایا جائے تاکہ عام آدمی تک اس کی رسائی ممکن بنائی جا سکے. اس کے علاوہ درآمد کی جانے والی گندم کے ملک میں پہنچنے کا تفصیلی شیڈول پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے. وزیر اعظم نے چینی ملوں میں موجود سٹاک کی فزیکل ویریفیکیشن کرانے کا بھی حکم دیا ہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ گنے کی کرشنگ کی تاریخ کا جلد از جلد اعلان کیا جائے. پنجاب اور سندھ کے چیف سیکرٹریز کو گنے کی سرکاری قیمتوں کا جلد اعلان کرنے کی بھی ہدایات دی گئی ہے. بالکل جی، اور یہاں پر آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ روس سے گندم لے کر پہلا جہاز جو ہے وہ بھی پاکستان پہنچ گیا ہے، اور 55,125 ٹن گندم لے کر جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوا ہے. جو دوسرا جہاز ہے وہ 8 اکتوبر یعنی کہ آج کے روز کو 55,000 ٹن گندم لے کر پورٹ قاسم پہنچے گا. اور اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر آف پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. عاصم صاحب، یوں تو آٹے کی قیمت میں آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں 1-2 روپے کا فرق دیکھنے میں آتا ہے. اب تو 15 روپے کا اضافہ ہو گیا اگر کراچی کی بات کریں، لیکن اس بار تو کافی زیادہ حد ہو گئی ہے. 15 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا ہے. یہ اتنے بڑے جمپ کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں گندم خریدنے نہیں دی گئی، اور جس ٹائم پریکیورمنٹ چل رہی تھی اس ٹائم گورنمنٹ نے کریک ڈاؤنز کیے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انوالو کرتے ہوئے تمام گندم اپنے قبضے میں لے لی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ 41 لاکھ ٹن گندم خریدی گئی، جو پچھلے سال سے 8 لاکھ ٹن زیادہ تھی. الٹیمیٹلی مارکیٹ ڈرائی ہو گئی، اور جو پرائسز دسمبر جنوری میں دیکھی جاتی تھیں اس دفعہ مئی کے مہینے میں جب پریکیورمنٹ ہارویسٹ چل رہی تھی اسی دوران 2000 روپے گندم کی قیمت کراس کر گئی. اچھا، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. اگر یہی گورنمنٹ اوپن میکانزم پہ چھوڑ دیتی تو کوئی ایسا پرابلم نہ آتا. جب مارکیٹ ڈرائی اپ ہو گئی تو اس ٹائم حکومت پنجاب نے 2 مہینے پہلے ارلی ریلیزز بھی شروع کر دیں، اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ 33 لاکھ ٹن کے قریب اب ان کے پاس گندم موجود ہے جو پچھلے سالوں میں خریداری ہوتی تھی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس کیری فارورڈ نہیں ہے. سارا معاملہ یہ بن رہا ہے کہ پاسکو کے پاس گندم موجود ہے اور وہ مل مالکان تک نہیں پہنچ رہی. آپ کی کورسپونڈنس ہوئی تھی، آپ لوگوں نے کوئی پہلے سے حکومت کو مطلع کیا تھا کہ جی آپ یہ گندم پروکیور کر رہے ہیں، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے یہ گندم ہمیں ان ٹائم پہنچانے کی؟ کیا اس حوالے سے حکومت کے ساتھ آپ کی کورسپونڈنس ہوئی تھی؟ دیکھیں، آپ کے توسط سے ڈیلی بیسس پہ ہماری میڈیا کے تھرو گورنمنٹ سے اور ڈائریکٹلی بھی یہ بات ہوتی رہی کہ ہماری ملوں پہ مال نہیں آ رہا. جب سٹارٹنگ ہوئی تو اس ٹائم ہمیں کہا گیا کہ آپ 72 گھنٹے کی گندم رکھ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ 72 سے 48، 48 سے 24 اور پھر 8 گھنٹے پہ آگے، لیکن وہ بھی گندم فلور ملز میں نہیں آئی. جو ٹوٹل فلو ہے جہاں پہ وہ ہے کیری فارورڈ کا. پچھلے سال جو گندم کی کراپ آئی تو 2.40 ٹن کا ٹوٹل کراپ سائز تھا، لیکن اس کے ساتھ 40 لاکھ ٹن ہمارے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، سندھ، پاسکو اور کے پی کے میں موجود تھی گندم. اس دفعہ صرف 2.5 لاکھ ٹن ہے،
और जो पिछले साल कंज्यूम हुई वो 2,77,50,000 है। इस दफ़ा आपके पास सिर्फ 2,47,00,000 टन गंदम मौजूद है। 30 लाख टन का स्ट्रेट अवे शॉर्टफॉल है चले इस टाइम सर, पे इसलिए मार्केट दरामद के भी कर ली अंदर। गई गंदम, और एक जहाज रूस से आ गया है, एक आज 8 जी। अक्टूबर को 2 जहाज, दूसरा जहाज आज भी जी, आ जाएगा। जी। तो जो आम सारिफ है, जो हम जैसे जी। लोग हैं, तो हमें इसका जो समरात है वो कब तक मिलना शुरू होंगे? देखें, जो बाहर से गंदम आ रही है वो ज़्यादा प्राइस पे है, एक बात। सेकंड ये है कि जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो शॉर्टफॉल था 15 लाख टन का, उसमें से अब तक सिर्फ एक जहाज़ जो आपने जिक्र किया या दूसरा भी पहुंच रहा है, इसके अलावा गंदम नहीं आई। प्राइवेट सेक्टर ने 11 लाख टन के ऑर्डर्स बुक किए हैं, जबकि सरकारी सतह पर सिर्फ 3 लाख टन की बुकिंग हुई है। अब इस तरह अगर 3 लाख टन की सरकारी हुई है तो अभी देर इज स्टिल 12 लाख टन जो इम्पोर्ट होनी है या जिसके ऑर्डर प्लेस होने हैं। तो ये गंदम जैसे ही आएगी मार्केट में, जो मतलूबा मिकदार है जो हमेशा गवर्नमेंट इंडक्ट करती है, रिलीज़ करती है, जब तक वो नहीं होगी उसके असरात आम आवाम तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आप मिसाल दे देता हूं पंजाब की। आसिम पंजाब साहब, में ये 17,000 बड़ा टन क्रूशियल सिर्फ इशू हो पॉइंट रहा है। आपने रेज किया, बड़ा क्रूशियल पॉइंट आपने रेज की। यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर गंदम मिल मालिकान तक नहीं पहुंच रही, सारिफ तक नहीं पहुंच रही, तो गंदम की इजाफी कीमतों का फायदा किसको पहुंच रहा है? कौन, हु इज द प्राइम बेनिफिशियरी? देखिए, जो गंदम की इजाफी कीमत है सिंध के अंदर अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। जो ओपन मार्केट में गंदम पड़ी हुई है वो आम प्राइवेट आदमी जिसने होल्ड की हुई है वो उसका मुनाफा ले रहा है, लेकिन फ्लोर मिल्स को चूँकि ख़रीदने ही नहीं दी गई, लिहाजा फ्लोर मिल्स पे गंदम मौजूद नहीं है। जैसे ही मुल्क में गंदम पब्लिक सेक्टर में इंपोर्ट होगी तो इशू बढ़ेगा। लाइक अभी मैं जिस तरह बात कर रहा था कि 15 तारीख से सिंध गवर्नमेंट इशू करने जा रही है, जब वो इशू करेंगे तो आम सारिफ को इसका रिलीफ मिलेगा। इसी तरह पंजाब में 17,000 टन से बढ़ा के जब 24,000 टन का इशू आएगा तो आम आदमी को सस्ते नरखों पर मैं हर अपना जगह पे सवाल आटा रिफ्रेश अवेलेबल कर होगा। देता हूँ। आसिम साहब, अवाम जानना चाहती है कि इस सारे मामले में बेनिफिशरी कौन है, किसकी जेब में पैसा जा रहा है, क्योंकि अवाम को गंदम नहीं मिल रही। तो ये जो हुकूमत की जानिब से क्लियर मिसमैनेजमेंट समझ में आ रही है कि गंदम आप तक नहीं पहुंच रही, आप आगे सारिफ तक नहीं मुहैया कर रहे, फायदा किसकी जेब में जा रहा है? देखिए, एक तो जो गंदम इंपोर्ट हो रही है उसकी प्राइस ज़्यादा है, और ये उसकी कौन प्राइस करवा रहा ज़्यादा है? है। ये इंपोर्टर्स हैं जी, कराची के जो इंपोर्टर्स हैं वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और वही आगे मिलों को सेल कर रहे हैं। जिस तरह पंजाब की मिलों ने भी उनसे बाय किया है, KPK ने भी ख़रीदा है, और सिंध के मिलर्स भी उन्हीं इंपोर्टर्स से गंदम खरीद रहे हैं। सही। और जहाँ तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, तो सिंध के अंदर प्राइवेट सेक्टर में गंदम मौजूद है, पंजाब में तो वो भी नहीं मौजूद। और KPK वैसे चूंकि प्रोड्यूस नहीं करता तो पंजाब लिहाजा में उनके तो पास भी सर गंदम नहीं है। मतलब बम्पर क्रॉप थी, दावा ये किया जा रहा है कि जी 850 रुपए का थैला तो अभी भी मौजूद है। आप कह रहे हैं पंजाब में गंदम मौजूद नहीं है, बड़ा क्लैश आ रहा है। हकीकी सूरत हाल क्या है? जी देखें, 17,000 टन जो गंदम इशू की जा रही है उसका आटा 837 रुपये एक्स मिल और 860 रुपये रिटेल हो रहा है, लेकिन वो इतनी तादाद नहीं है कि वो पूरी ज़रूरत को पूरा कर सके। ओके। उसकी रिप्लेसमेंट सुपर फाइन आटे से हो रही है। इस टाइम पे 24,000 टन की ज़रूरत है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि रिलीज़ फौरी बढ़ाई जाएं, अभी तक रिलीज़ नहीं बढ़ी। मैं समझता हूं कि रिलीज़ को बढ़ जाना चाहिए ताकि आम सारिफ तक 860 वाला आटा पहुंच सके। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यही बात है कि भाई कि आम सारिफ को ये सस्ता आटा जो है ये मिल सके, क्योंकि शफात सब्जियां बहुत महंगी हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, पोल्ट्री हो, अंडे हो। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे असगर उमर ने, पहले वो आपके साथ शेयर करते, फिर इस पर हम बातचीत भी करेंगे। सब्जियां जिस तरह महंगी हुई हैं, इसने अवाम के होश उड़ा दी हैं। अवाम महंगाई से निपटने के लिए गोश्त का मुतबादिल दाल और सब्जी तलाश करते थे, लेकिन अब तो चूल्हा क्या जलाएं कि सब्जियों की कीमतों को आग लगी हुई है। सब्जी इसी तरह चल रही है, 160 जो नई सब्जी है वो महंगी है, अरबी महंगी है। इंसान सस्ता है, सब महंगाई है, सब महंगी चीजें। बहुत सस्ती हो गई है गरीब आवाम के लिए। अवाम का कहना है कि महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमत और मुतल्लिका अदारों की जानिब से इकदाम भी नहीं किए जा रहे। आलू प्याज इतनी महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, गरीब आवाम करे तो क्या करे। लोग की जो इसको कोई बंदा पूछ नहीं था, बैंगन जिसको कोई उनके भी 120 रुपए किलो लगा के बैठे हुए हैं।
टमाटर, प्याज, भिंडी, मटर जैसी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों को अब सब्जियों में भी आलू, बैंगन, लौकी और कद्दू जैसी कम कीमत सब्जियों का इंतखाब करना होगा। कैमरामैन अदनान के साथ असगर उमर, ARY न्यूज़, कराची। मदीहा, मसला ये है कि गंदम ये कहकर मिलों को स्टॉक करने नहीं दी गई थी कि इससे गंदम की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन वो तो फिर भी बढ़ गई। मिलों को कीमतें स्टॉक करने नहीं दी गई, फिर भी कीमतें बढ़ गई। सब्जियां इन टाइम दरामद नहीं की गई, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। क्लियर मिसमैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे ये जो फूड के जो मामलात हैं, हर सेक्टर में, क्या सब्जियां, क्या गोश्त, क्या पोल्ट्री, क्या आटा, क्या चीनी, क्या डेयरी, हर चीज़ में मिसमैनेजमेंट। चले, ये सब्जियां तो पेरिशेबल आइटम्स है ना, ठीक है, इनकी तो फिर समझ में आती है। ये गंदम स्टॉक कौन कर रहा है? मतलब बम्पर क्रॉप हो रही है, उसके बाद गंदम मार्केट में नहीं है। कराची में मतलब आए दिन हम देखते हैं कि जी गंदम के प्राइस में इजाफा होता जा रहा है। गंदम जा कितने रही है? ये सवाल ऐसा है कि जिस पे बहरहाल अब जो नोटिस लिया गया है ना, तो इसमें मेरे ख्याल में अब ज़रा नोटिस से कोई एक दर्जे ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो ज़रूर लेना। ना नोटिस ना, मेरे दिल को कुछ होता है नहीं, बस अब नोटिस की बात मैं कह रहा हूँ नोटिस से एक दर्जे ऊपर की कोई चीज़ होनी चाहिए। हाँ, फिर ठीक है, एक दर्जा ऊपर होना चाहिए। मतलब उसका मतलब अगर उस नोटिस ही की तबीयत का कोई एक दर्जे ऊपर की चीज़ होगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ना। शफात, कुछ और चीज़, आई नीड समथिंग एल्स फॉर दिस नाउ प्लीज़। इसकी बात नहीं करनी। कुछ ताज़ा आदाद शुमार शेयर करते चलें NCOC की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से। और NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से ताहाल 6,544 अमवात हुई हैं और 31,168 कोरोना टेस्ट गुज़श्ता 24 घंटे में किए गए हैं, जिनमें से 583 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मौजूदा केसेस, मजमूई तौर पे केसेस जो हैं वो 3,16,934 की हद तक पहुंच चुके हैं। और शफात, कोरोना वायरस की जो नई मुमकिन है जिसके वाले से हम बात करें, उसके खदशात के पेश नज़र जहाँ तालीमी इदारों, दफातर, रेस्टोरेंट्स वगैरह में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियती बिरादरी बड़ा इनका शफात किरदार है। खुसूसी तौर पर अगर हम अपनी हिंदू कम्यूनिटी के हवाले से बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करी है। और हाल ही में हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से कराची कैंट रेलवे स्टेशन समेत मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्राउडेड जगह होते हैं वहाँ पर जरासीम का स्प्रे किए गए हैं और हिंदू आबादी वाले इलाकों में लोगों को मखसूस मुहिम के ज़रिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी तरगीब दी गई है। इसी तरह हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से मंदिरों में भी जरासीम कुश स्प्रे और दीगर मामलात की मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। मंदिरों में रोज़ाना महदूद तादाद में लोगों को SOPs के साथ आने की इजाज़त दी जा रही है और ज़्यादा अफराद को आने की इजाज़त नहीं, और जो लोग मंदिर आते हैं वो भी एक खसूसी फासले पर ही मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सामाजिक और हिंदू बरादरी के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम खेचा फाउंडेशन के सरबराह हरीश कुमार साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया कुमार साहब में वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो काम किए जा रहे हैं, स्प्रे किए जा रहे हैं, SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं, क्या जज्बा है, क्या जज्बा कारफरमा है इन वेलफेयर के कामों के पीछे? सबसे पहले तो शफात में आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मदिया जी का और ARY की पूरी टीम का, जिन्होंने सुबह सुबह इतने बड़े एक अहम मौजू को लेकर मेरे यहाँ पधारे हैं। जहाँ तक बात है कोरोना की, कोरोना का देखें, जो पहली दफ़ा पहली वेव आई थी उसके अंदर हमारी सखीजा फाउंडेशन ने बहुत बड़े लेवल पे एंटीवायरस स्प्रे करवाया था। और मुझे याद है जब उस वक्त जब सिर्फ ये चाइना तक महदूद थी, तो उस वक्त मैं था जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे जो तंजीमें हैं और वहाँ की गवर्नमेंट है इस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है। तो मैं जब यहाँ वापस पहुँचा तो उस वक्त कराची के अंदर पहला केस हुआ था यया जाफरी का। तो डे ऑफ द डे हमने उसी दिन हमारी तंजीम की टीम ने वायरस स्प्रे का, एंटीवायरस स्प्रे का काम शुरू किया था और उसके बाद राशन ड्राइव भी चलाई थी ताकि लोग जो घरों तक मैसूर हो गए थे उसमें भी हमारी टीम गई थी। और SOP की जहाँ तक बात है कि इनिशियली स्टेज में लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि लोगों के लिए भी नई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करवाया।
सोशल बिल्कुल, और डिस्टेंस करवाई, बहुत बड़े बड़े मास्क इवेंट्स का भी आ ज़्यादा- रहे थे आप लोगों के, और आपने वो तमाम तो जो इवेंट्स हैं वो कैंसिल भी कर दिए। अब क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी दूसरी लहर जो मुमकिन लहर वो भी जल्दी हमें हिट कर सकती है, सो इस हवाले से आप लोगों ने कोई ख़ास, क्योंकि आप लोग बड़ा फलाही कामों में बिजी हैं, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई हिकमत अमली बनाई इस हवाले से कि दोबारा हिट करता है तो? जी जी बिल्कुल, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम पूरे मुल्क के अंदर एंटी वायरस स्प्रे पे लगी हुई है और उसके हवाले से आगाही भी फराहम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स भी कर रही है अवेयरनेस के। और बिलखसूस हमारी कम्युनिटी के अंदर जहाँ जहाँ पहले शादियाँ वगैरह या मंदिरों में बहुत सारी पब्लिक आती थी, उसको भी हमने मेंटेन किया है कि कम से कम लोग वहाँ जाएं। और ज़्यादातर जितनी भी इबादतें हैं हमने वो सारी ट्रांसफ़र कर दी है जूम एप्लीकेशन और अदर पे। हमारे जो मजहबी लेक्चरार स्पीकर थे उनको भी हमने पाबंद किया है कि आप मंदिरों में और इबादत गाहों में इतने बड़े बड़े इज्तिमा जमा न करें। और आजकल दुनिया तब्दील हो गई है तो उसको अप्लाई करते हो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी मजहबी लेक्चर दें, तो हमने इस पर इम्प्लीमेंट करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हरीश कुमार साहब। होते हैं कि इसी तरह समाजी खिदमत के जज्बे के तहत ये काम जारी रहेंगे और बिलाशुबा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और जहाँ सभी लोग समाजी खिदमत के जज्बे से इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ हिंदू कम्युनिटी कैसे पीछे रह सकती है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और एक ज़बरदस्त खबर, एक ब्रेक थ्रू खबर, नॉट ब्रेकिंग खबर, ब्रेक थ्रू खबर आपके साथ शेयर करते हैं खैरपुर से। खैरपुर में गंबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक और संग मील तय किया है और पहली बार जिगर और गुर्दे की एक साथ पैवंदकारी की गई है। बिल्कुल शफात, और जो मरीज़ हैं जिनका नाम नुमान तारिक है, इनका ताल्लुक है पंजाब से, और गंबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सिंध हुकूमत के ताउन से ये मुफ्त जिगर और गुर्दे की पैवंदकारी की जाती है, और यहाँ जिगर की 200 से ज़ायद मुफ्त पैवंदकारियाँ अब तक की जा चुकी हैं। शोबा जिगर पैवंदकारी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर और उनकी टीम गुज़श्ता कई बरसों से अस्पताल में जिगर की पैवंदकारी के जो कामयाब ऑपरेशन है ये करे, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर साहब जिनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बाखबर सवेरा में खुशामदीद आपको, और बहुत बहुत मुबारक हो कि पहले तो हमने जिगर की पैवंदकारी के बारे में सुना था, लेकिन जिगर और गुर्दे की एक साथ पैवंदकारी, वो भी कामयाब पैवंदकारी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस है ये शायद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मरीज मौजूद हैं बैक वक्त लेबर और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, तो इनका अलमिया ये होता है जब ये गुर्दा ट्रांसप्लांट के लिए ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आपको पहले लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के पास जाना चाहिए, उनका करा के फिर हमारे पास आएँ। और सिमिलरली जब वो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाते हैं तो उनको वो कहते हैं कि आप गुर्दा ट्रांसप्लांट पहले करवा के, तो दे आर लाइक ए रोलिंग स्टोन। तो हमने फिर ये फैसला किया कि इनको बैक वक्त ही किया जाए, तो यही इनके लिए बेहतर ऑप्शन होती है, सबसे बेहतर यही ऑप्शन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल, तो ही इज रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली। इस किस्म के केसेस पाकिस्तान में जहां भी हैं, रेकमेंडेड डॉक्टरों की जानिब से यही होता है, और डॉक्टर रिस्क भी नहीं लेते। पहले गुर्दे की पैवंदकारी की जाती है, फिर जिगर की पैवंदकारी की जाती है, और बड़ा मुश्किल है दोनों पैवंदकारियां एक साथ करना। रिस्क कितना इन्वॉल्व है इसमें से? रिस्क डेफिनेटली रिस्क होता है, लेकिन ओवरऑल जो रिस्क होता है इस ऑपरेशन में 10% होता है। 90% सक्सेसफुल होने के चांस होते हैं, 10% रिस्क होता है कि कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिससे पेशेंट की जान चली जाए, लेकिन ओवरऑल 90% चांस होते हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगा। सही। अच्छा, साथ में डॉक्टर साहब ये बताएगा कि एज का कितना ताल्लुक है केस का और जो ऑपरेशन को सक्सेसफुल रहने से? डेफिनेटली अगर एज की एक्सट्रीम होती है जो, या बहुत कम एज हो या बहुत ज़्यादा एज हो, तो उसमें कोई भी ऑपरेशन उसकी कामयाबी का तनासब कम हो जाता है। जो यंग एज ग्रुप है डेफिनेटली उसमें तमाम सर्जरीज इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट्स उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब अब ये जो पेशेंट हैं इनकी अब तबीयत कैसी है, क्या ये स्टेबल है? ये इज वॉकिंग अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस ऑपरेशन के बाद मरीज़ को ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं और कितना लंबा ऐसा टाइम होता है जिसमें उसको एहतियात करनी होती है, उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, इसके बाद पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी लेनी होती है।
तो अभी तो ये 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, इंशाल्लाह उसके बाद घर चले जाएंगे। बट ये मरीज वो होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन चाहिए होती है। ट्रांसप्लांट से पहले जिस तरह ये हमारा मरीज था, ये बड़ी मेजरेबल लाइफ होती है इनकी। हफ्ते में 2 दिन इनको डायलिसिस करवाना होता है, हफ्ते में 1 दफ़ा पेट से 4 से 6 लीटर पानी निकलवाना होता है। तो इस तरह के पेशेंट ये हमें यही आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब इस जिंदगी से बेहतर है हम खुदकुशी कर लें। तो लेकिन बड़ा अच्छा आपका इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा काम करिए। बताइए, देखिए इनका जो ऑपरेशन है, जो पेवनकारी है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट की है, लेकिन जो आपने कहा ना कि लाइफ लॉन्ग ख्याल करना पड़ता है, जो मेडिकेशन है, क्या आप लोग उनके भी ख्याल करते हैं कि वो जो मेडिसिन हैं ये लोग बर्दाश्त कर सकें? ये तकरीबन 10 से 15 हज़ार पर मंथ मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन के चार्जेस। अभी तक गंबट हॉस्पिटल में ये जितने भी हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, अभी हमारे 265-70 के करीब ट्रांसप्लांट हो गए हैं। तमाम पेशेंट को 100% फ्री मेडिकेशंस दी जा रही हैं और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू सिंध हुकूमत के तावन से कि जब तक ये जिंदा हैं तब तक इनको ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन प्रोवाइड की जाए। अमेजिंग अमेजिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जैसे कि कहा जाता है कि गुर्दे और जिगर के हवाले से पेशेंट्स बेताशा मौजूद हैं, तो इस किस्म के अस्पतालों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सिर्फ जाते जाते जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि जैसे गंबट में तो एक बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट मौजूद है और सिंध हुकूमत उसे फाइनेंस कर रही है, पंजाब में भी इस किस्म के इदारों की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में पेशेंट इस वक्त करंटली, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान में 8,000 करंटली लोग हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट इस साल चाहिए। तो जाहिर है एक इंस्टीट्यूट तो ये सारे नहीं कर सकेगा, तो इसके लिए बाकी प्रोविंसेस को भी चाहिए कि इसी तरह के इंस्टीट्यूट डेवलप करें और हुकूमत खास तौर पे फंड करे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव सर्जरी होती है। पाकिस्तान में हार्डली 0.5% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो इस सर्जरी को अफोर्ड कर सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे इससे पहले हमने देखा था कि जिगर की पेवनकारी के लिए जो लोग अगर इंडिया भी हमसाया ममालिक भी जाते थे तो वहाँ पे भी उनका भी 7 to 8 मिलियन जो है वो उनका वहाँ पे खर्च आता था। ऐसे अगर दूसरे ममालिक के लिए अगर जाना पड़े तो कितना खर्च आता है? अगर आप यूके में जाएं तो तकरीबन आपका 1.5 करोड़ रुपए के करीब खर्च आता है और सिमिलरली चाइना में भी 1 करोड़ से ऊपर लग जाता है। और ये तमाम सहूलत जो है वो गंबट में फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत कमाल काम किया है और अल्लाह करे कि गंबट इंस्टीट्यूट जैसे शफात जो इंस्टीट्यूट है, ये तो खैर सिंध में है, लेकिन पंजाब में भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो, पाकिस्तान के हर सूबे में ऐसे बड़े, बलूचिस्तान में भी हो, हर जगह पे, हर बड़े सूबे में इसका होना बहुत ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह पे वैसे दिल से ख्वाहिश होती है कि जिस मकसद के लिए PKLI बनाया गया था वो अपने मकसद पे दोबारा वापस आए और इसी तरह से वहाँ ट्रांसप्लांट शुरू हो जी। एक आम खबर शामिल करते हैं जी इस्लामाबाद से, जहां पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई है और ओमनी ग्रुप के ख्वाजा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद समेत मुल्जिमान पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत में तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद है। जी शाह खालिद। जी बिल्कुल, अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट स्कैंडल में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस जो पहले से दायर था उसमें ओमनी ग्रुप के ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी है, जबकि तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है कि हम पे जो एलिगेशन लगे हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम अपने दिफा में जो है यहाँ पे आए हैं और इस केस का में अपना दिफा करेंगे। जबकि इसके बाद अदालत ने अगली समाअत पर 3 गवाहान को तलब कर लिया है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने की और रेफरेंस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। साथ में अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि आइंदा समाअत पर गवाहान अदालत में पेश होकर अपने बयान जो है वो रिकॉर्ड करे, उसके बाद वकीली सफाई जो है वो उन पर जिरा करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे जिसके मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है और उन्होंने इस केस में किसी किस्म के ताल्लुक से ख़ुद को मुबर्रा जाहिर किया है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और अब आपको सीधा लिए चलते हैं हम अफगानिस्तान, जहां अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि अफगान मुआहिदा कामयाब रहा तो पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी मुराद देख रहे हैं।
इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिफारतकारी में मददगार रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के फोरम से वीडियो लिंक खिताब करते हुए ज़ल्मी खलीलज़ाद ने कहा कि अमन के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुआहदे की कोशिश करें और उम्मीद है कि काबुल हुकूमत पाकिस्तान से साइड डील कर सकती है। दोनों मुल्क इत्तफाक करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और अब अफगानिस्तान से आपको सीधा लिए चलते हैं पेशावर, और पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के घर की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी आयद कर दी गई। बिल्कुल शफात और सूबाई वज़ीर इत्तलात कामरान बंगश के मुताबिक हुकूमत ने दिलीप कुमार का 4 मरले का जो घर था वो खरीदने का फैसला किया है और घर की खरीदो फरोख्त पर सेक्शन 4 भी नाफिज कर दिया है। पहले मरहले में किया ये जाएगा कि वो घर को ख़रीदेंगे जिसके लिए हुकूमत फ़ंड मुहैया कर रही है, और दूसरे मरहले में घर की मरम्मत की जाएगी और उसको उसकी असल हालत में एक तरह से बहाल करने की कोशिश भी की जाएगी। पिछले दिनों हमने देखा भी कि दिलीप कुमार साहब के जब घर की कुछ पिक्चर्स शेयर की गई थी तो दिलीप कुमार साहब ने खुद ट्विटर पे बोला था कि अगर आपके पास मेरे घर की और कुछ पिक्चर्स हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जी जनाब, पेशावर में किसखानी बाज़ार से मुत्तसिल मोहल्ला खुदादाद जहाँ पे दिलीप कुमार साहब का घर है, और बड़ी अजीब सी बात है, आप एक दोराहे पे आते हैं जहाँ पे एक तरफ है ढकीदाल ग्रां और एक तरफ है जनाब मोहल्ला खुदादाद, और एक तरफ जाएँ तो पृथ्वीराज कपूर का घर आता है और एक तरफ जाएँ तो दिलीप कुमार साहब का घर आता है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ही गली से चंद 100 मीटर का फासला है दोनों घरों में, बड़े लेजेंड्स लेकिन हैं। बड़े लेजेंड्स इस मोहल्ले से आए हैं। कामरान बंगश साहब सूबाई हुकूमत के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं, बल्कि इनफैक्ट वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये बताइएगा सर, ये जो दिलीप कुमार साहब के घर की खरीदो फरोख्त पे सेक्शन 4 नाफिज कर दी गई है, बड़ा खुशाइन फैसला है और अब इसको आगे डेवलप भी किया जाएगा, तफसीलात ज़रा बताइएगा इस हवाले से। ये दिलीप कुमार जो पेशावर से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम यूसुफ खान है, ये शोबिज़ इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में इनका अपना एक मुकाम है और पेशावर से चूंकि इनकी एक अटैचमेंट है, तो इनका घर कुछ साल पहले बंदे ने खरीदा था, उसने कुछ तोड़ फोड़ की थी, वो प्लाजा बनाना चाह रहे थे, फिर हमारी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने वो काम रुकवा दिया। उसकी वजह ये थी कि हम इसकी एक तारीखी हैसियत को बरकरार रखें, तो इस वजह से वो मालिक के साथ, जो मालिक के मकान है उसके साथ निगोशिएशन जारी रही, उनके ऊपर FIR भी हुई, अदालत में भी केस चला। तो उनसे ये जगह खरीदने के लिए गवर्नमेंट का ये प्रोसीजर होता है कि आप जो भी जगह सरकारी पर्पसेस के लिए खरीदते हैं तो उसके ऊपर सेक्शन 4 लगाना पड़ता है। तो आज ये सेक्शन 4 लगाया गया है। ये 4 मरले का मकान है पेशावर सिटी के बिल्कुल सेंटर में, इसको हम खरीदने जा रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हम इसकी जो तारीखी हैसियत है उसको बरकरार रखें, इसको अपनी ओरिजिनल हालत में प्रिजर्व करें, इसको इसकी ओरिजिनल हालत में प्रिजर्व करें। जी, कामरान बंगश हमारे साथ मौजूद है और अल्लाह करे जल्द अज जल्द इसकी ओरिजिनल हालत में दोबारा से बहाल किया जाए और फिर जो है उनके साथ दिलीप कुमार साहब के साथ पिक्चर्स भी उन्हीं की ज़िंदगी में शेयर की जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर 2005, जब एक तबाहकुन ज़लज़ले ने बालाकोट को तहस नहस कर दिया। आज उस ज़लज़ले को 15 साल बीत चुके हैं। बिल्कुल शफात, और जो रेड जोन में जो लोग रहते थे वो आज भी वहाँ पर टेंट्स में रहने पर मजबूर हैं। नहायत ही कसमा पुस्ती की हालत में लोग मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे ताहिर साहब। बालाकोट सानहे को अब 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बावजूद ये कि पूरी दुनिया से इमदादी सामान आया, पूरी दुनिया से इमदादी रकम हुई, लेकिन वो ज़लज़ला ज़दगान जो कि उस वक्त भी बेघर थे, दरबदर थे, उनमें से कुछ आज भी बेघर हैं और दरबदर हैं। बिल्कुल शफात, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इनकी इस आजमाइश को जल्द से जल्द ख़त्म करे और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हमारी यही दुआ है कि खैर व आफियत से गुजरे, क्योंकि आज चहलम शोदाए करबला भी है। यहाँ पर अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह कल सुबह 9:03 और कितने सेकंड में? 45 सेकंड 45 सेकंड पे आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।